एक लड़की जो अपने दो सहेलियों के साथ सुबह सुबह अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है, पर जैसे ही गांव से बाहर सड़क पर जाती है, बीच सड़क पर ही एक लड़का उसका रास्ता रोक लेता है और फिर उसे ज़बरदस्ती खींच करके झाड़ियों में लेकर के जाता है और उसके ऊपर एक तेज़धार हथियार से एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। बाकी दोनों लड़कियां जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, इस प्रकार से डर जाती है कि अब वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागते दौड़ते स्कूल में जाती है और इस बात की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को देती है। इधर प्रिंसिपल को जैसे ही मालूम चलता है, तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को देता है। लेकिन पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कासगंज और इसी कासगंज का एक थाना पड़ता है अम्मापुर। अम्मापुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है टिकुरिया और इसी टिकुरिया गांव का रहने वाला अनोखे लाल जो पेशे से खेती किसानी का काम करता है। अनोखे लाल के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम अनीता, दूसरा बेटा सुनील और सबसे छोटी बेटी पूजा। अनोखे लाल की पत्नी की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। अनोखे लाल की पत्नी जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, उसके बाद से अनोखे लाल बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करता है। इधर अनीता की मां की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से अनीता भी अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और घर की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेती है। अनोखे लाल जो अपनी छोटी बेटी पूजा से बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं करता है, बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहता है। पूजा भी जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, आखिरकार समय के अनुसार अनोखे लाल अपनी बड़ी बेटी अनीता की शादी भी कर देता है। लेकिन पूजा जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, पूजा के कदम बहक जाते हैं। दरअसल पूजा के ही गांव का एक लड़का है जिसका नाम है ओमवीर, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो अपने ही इलाके से मैट्रिक तक की पढ़ाई कर चुका है। ओमवीर के पिता का नाम है ओम सिंह और एक बड़ा भाई है मुकेश, जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है। ओमवीर जब पूजा को देखता है तो पूजा की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद से ओमवीर पूजा का पीछा करना शुरू कर देता है। कई दिनों तक जब पूजा का पीछा करता है, पूजा को भी समझने में देर नहीं लगता कि ओमवीर उसे पसंद करने लगा है। दरअसल कहीं ना कहीं पूजा भी ओमवीर को पसंद करने लगती है। आखिरकार जब कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन ओमवीर अपनी हिम्मत जुटाकर पूजा से अपने दिल की बात कह देता है। इधर पूजा भी बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही थी। ओमवीर जैसे ही अपने प्यार का इजहार करता है, पूजा भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद से ओमवीर और पूजा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन ओमवीर और पूजा के घर परिवार वालों के बीच में कई सालों से पुरानी दुश्मनी चल रही है। दरअसल कई साल पहले ओमवीर के पिता ओम सिंह ने पूजा के दादा की हत्या कर चुका है, जिसकी वजह से ओम सिंह जेल भी गया था, पर कुछ साल पहले ही बेल पर छूटकर घर आया है। हालांकि इस बारे में पूजा और ओमवीर दोनों को मालूम होता है, पर बावजूद इसके ओमवीर और पूजा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और समय के अनुसार दोनों के बीच इतना गहरा प्यार हो जाता है कि आखिरकार एक दिन वो भी समय आता है जब ओमवीर और पूजा के बीच में संबंध भी बन जाता है। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी पूजा के पिता को मालूम चल जाता है। अनोखे लाल को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी बच्ची का उसके दुश्मन के ही लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, ये जानकर अनोखे लाल बेहद ही गुस्सा होता है। अनोखे लाल जब अपने घर पे पहुंचता है, पूजा को काफ़ी फटकार लगाता है। फटकार लगाने के बाद अनोखे लाल को पूरा यकीन होता है कि उसकी बेटी शायद समझ चुकी है। लेकिन पूजा को जब मालूम चलता है कि इनके प्यार के बारे में उसके पिता को मालूम चल चुका है, ये जानकर पूजा भी एकदम से हैरान हो जाती है। अगले दिन जब ओमवीर से मुलाकात करती है, उसे समझाते हुए कहती है कि अगर वाकई में तुम चाहते हो कि हम दोनों जिंदगी भर एक साथ समय गुजारें, तो बेहतर है तुम एक अच्छी नौकरी पालो, क्योंकि जिस तरीके से तुम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, मेरे पिता किसी कीमत पर तुमसे शादी नहीं होने देंगे। इधर ओमवीर भी जो पूजा के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने के लिए तैयार था। पूजा जब ओमवीर को समझाती है, उसके बाद से ओमवीर अपने ही इलाके में काम ढूंढना शुरू कर देता है। ओमवीर अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन बावजूद इसके
ओमवीर को कोई ढंग का काम नहीं मिलता है। इसीलिए ओमवीर गुजरात के सूरत शहर चला जाता है एक नौकरी की तलाश में। दरअसल सूरत शहर में ही ओमवीर के गांव के कई सारे लड़के रहते हैं। अपने दोस्त के पास सूरत शहर में जब जाता है तो वहीं के एक प्राइवेट कंपनी में उसे नौकरी भी मिल जाती है। ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है और जब वहाँ पर रहना शुरू कर देता है उसके बाद से ओमवीर और पूजा के बीच फ़ोन के जरिए बातचीत होना शुरू हो जाता है। शुरू में तो समय बेहतर तरीके से गुजरता है, लेकिन जैसे ही समय गुजरना शुरू होता है धीरे धीरे पूजा ओमवीर से बातचीत करना कम कर देती है। और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब पूजा अपना मोबाइल नंबर ही स्विच ऑफ कर लेती है। जैसे ही नंबर स्विच ऑफ हो जाता है ओमवीर काफ़ी परेशान हो उठता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार पूजा के साथ हुआ क्या है और उसने अपना मोबाइल नंबर क्यों बंद कर लिया। लेकिन तभी 2 दिन के बाद ओमवीर का गांव का एक लड़का सूरत में जाता है। जैसे ही वहां पे पहुंचता है ओमवीर सबसे पहले उस लड़के से पूजा के बारे में पूछता है। लड़का भी ओमवीर को जवाब देते हुए कहता है कि पूजा को कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो मज़े में है और अपनी पढ़ाई भी कर रही है। गाँव का लड़का जैसे इस तरह की जवाब देता है ओमवीर आनन फानन में सूरत से अपनी नौकरी छोड़ देता है और अपने घर पे आ जाता है। घर पे जब पहुंचता है अपने घर वालों से झूठ बोलता है कि वो छुट्टी लेकर के आया है। अगली सुबह जाकर उसी रास्ते पे खड़ा हो जाता है जिस रास्ते से पूजा अपने सहेलियों के साथ स्कूल जाती है। सुबह जैसे ही इधर पूजा अपने सहेलियों के साथ स्कूल के लिए निकलती है और अपने सामने जब ओमवीर को देखती है, देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है, जिसे देख करके ओमवीर को भी बड़ा अजीब सा लगता है। ओमवीर पूजा के पास जाता है और जाकर सबसे पहले सवाल करता है कि आखिरकार तुमने अपना मोबाइल क्यों बंद कर लिया और मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रही हो। लेकिन पूजा कोई जवाब नहीं देती है। इस पर ओमवीर पूजा से कहता है कि मैं शाम के वक्त गांव के बाहर तालाब पे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं तुम ज़रूर आओगी और अगर तुम नहीं आई तो याद रखना मैं तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद जब ओमवीर घर पे आता है शाम होने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है। जैसे ही शाम हो जाती है वादे के मुताबिक ओमवीर गांव से बाहर तालाब पे चला जाता है और वहां पे पूजा का इंतज़ार करने लगता है। आखिरकार थोड़ी देर के बाद पूजा वहां पे पहुंचती है। पूजा जैसे ही वहां पे पहुंचती है ओमवीर सबसे पहले पूजा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे बातचीत क्यों नहीं कर रही हो। इस पर पूजा ओमवीर को जवाब देते हुए कहती है कि मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए मुझे समय नहीं मिल रहा है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं तुमसे बातचीत कर लूँगी। बस इतनी सी बात कहने के बाद पूजा ओमवीर से अपना हाथ छुड़ाती है और घर चली जाती है। लेकिन पूजा जैसे इस तरह से घर जाती है उसकी बेरुखी देख करके ओमवीर एकदम से बेचैन हो उठता है। ओमवीर को उसी वक्त ही शक हो जाता है कि शायद पूजा का किसी और के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। पर ओमवीर जब पता लगाने की कोशिश करता है आखिरकार ओमवीर को यह मालूम चल जाता है कि वाकई में पूजा का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है जिसका नाम है संजय। संजय जो अलीपुर गांव का रहने वाला है। जैसे ही संजय के बारे में सच्चाई मालूम चलता है जैसे तैसे पूरी रात गुजारता है और अगले दिन फिर से उसी रास्ते पर पहुंच करके पूजा का इंतजार करने लगता है। पूजा जब अपने स्कूल के लिए निकलती है जा करके सीधे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई मालूम चल चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम संजय को छोड़ दो और वापस फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, क्योंकि मैं वाकई में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। जैसे इस तरह की बातें कहता है पूजा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि गुस्से में ही ओमवीर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम कौन होते हो फैसला करने वाला कि मैं किसके साथ रिश्ता रखूंगी और किससे बातचीत करूंगी। आज के बाद से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद से तुम मुझे परेशान भी नहीं करोगे और अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश किया तो मैं पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतनी बात कहने के बाद पूजा वहाँ से स्कूल जाने के बजाय सीधे घर पे आती है और गुस्से में सारी बात अपने पिता को बता देती है। इधर अनोखे लाल को जैसे ही मालूम चलता है उसी वक्त ही ओमवीर के घर पे जाता है और ओम सिंह से उसके बेटे की शिकायत करता है। ओम सिंह को जब मालूम चलता है उसका बेटा पूजा को परेशान कर रहा है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि ओमवीर की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। इस पिटाई को खाने के बाद ओमवीर सही रास्ते पे आने के बजाय और भी गुस्से में पागल हो जाता है। दरअसल ओमवीर उसी वक्त ही सोच लेता है कि अगर पूजा मेरी नहीं हो पाई तो फिर इस दुनिया में किसी और की भी नहीं हो पाएगी। गुस्से में ही ओमवीर पूजा को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर पूजा को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत 17 अक्टूबर को सुबह सुबह अपने हाथ में हंसिया लेकर के उसी रास्ते पे खड़े होकर के पूजा का इंतजार करने लगता है।
हर रोज़ की तरह सुबह सुबह पूजा जब अपने दोनों सहेलियों के साथ स्कूल के लिए निकलती है, ओमवीर जबरदस्ती पूजा का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए झाड़ियों में लेकर जाता है और फिर उसी हंसिया से पूजा के ऊपर एक पर एक कई सारे वार करना शुरू कर देता है। इधर पूजा को जब अपनी दर्द बर्दाश्त नहीं होती है, वो ओमवीर से अपनी ज़िंदगी की रहम की भीख मांगती है। लेकिन ओमवीर के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो चुका था कि पूजा की बातें एक भी उसके कानों तक पहुंचती ही नहीं है। आखिरकार उस हथियार से पूजा के ऊपर इतने काफ़ी वार करता है कि पूजा की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। पूजा की दोनों सहेलियां जैसी इस तरह की नज़ारा देखती है, डर के मारे वहाँ से भागते दौड़ते स्कूल में जाती है और इस बात की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को देती है। प्रिंसिपल तुरंत ही इस पूरे वारदात के बारे में पुलिस को बताता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन तब तक इस बात की जानकारी पूरे गांव में फैल जाती है। इधर इस बात की जानकारी जब पूजा के पिता अनोखे लाल को मालूम चलता है, वो भी घटनास्थल पर पहुंचता है और जब अपनी बेटी को इस हालत में देखता है, चीख चीख करके रोने लगता है। पुलिस सबसे पहले पूजा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अनोखे लाल के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत ओमवीर के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर ओमवीर को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है। तो मालूम चलता है कि ओमवीर अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस अब ओमवीर को ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरकार जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, एक खबरी के तहरीर पे पुलिस उस लोकेशन पे जाती है और वहाँ से ओमवीर को गिरफ्तार कर थाने में लेकर आती है। पुलिस जब ओमवीर से पूजा की हत्या के बारे में पूछती है, ओमवीर भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद से पुलिस ओमवीर को अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है सम्राट दास। सम्राट दास जो डोंगरी कोरबा जिला के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोइन अख्तर। मोइन अख्तर जो अपना एड्रेस नहीं दिए हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं रजाक अंसारी। रजाक अंसारी भी अपने एड्रेस नहीं दिए हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज। डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज जो दिल्ली में रहकर अपना प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मूल रूप से अररिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।